हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जादुई यात्रा की शुरुआत जिसने पूरी दुनिया को अपनी कल्पना और रहस्य से मोहित कर लिया। हाँ दोस्तों, ये है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन की शुरुआत। एक ऐसी कहानी जहां साधारण सा दिखने वाला एक लड़का धीरे धीरे अपने असली अस्तित्व को पहचानता है, जहां जादू, दोस्ती और किस्मत मिलकर रचते हैं एक अद्भुत संसार। तो तैयार हो जाइए इस जादुई सफर पर हमारे साथ चलने के लिए, क्योंकि अब शुरू होता है हैरी पॉटर का पहला चैप्टर, द बॉय हु लिव्ड। नंबर 4। प्रिवेट ड्राइव पर रहने वाले मिस्टर और मिसेज डर्सली को इस बात पर बहुत गर्व था कि वे बिल्कुल साधारण और सामान्य लोग थे। उनसे कम यह उम्मीद की जा सकती थी कि उनका किसी भी अजीब या रहस्यमय चीज से कोई लेना देना हो। मिस्टर डर्सली ग्रनिंग्स नाम की एक कंपनी के डायरेक्टर थे, जहां ड्रिल मशीनें बनाई जाती थी। वे एक बड़े और भारी भरकम आदमी थे, जिनकी गर्दन मुश्किल से थी, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी मूंछें जरूर थीं। मिसेस डर्सली पतली दुबली और सुनहरे बालों वाली थीं, जिनकी गर्दन लगभग 2 गुनी लंबी थी। यह उनकी आदत के लिए बहुत काम की थी, क्योंकि वे दिन का ज्यादातर समय अपने पड़ोसियों पर नजर रखने के लिए बगीचे की बाड़ के पार गर्दन बढ़ाए बिताती थी। डर्सली दंपति का एक छोटा बेटा था, डडली, और उनकी नजर में डडली जैसा प्यारा और शानदार लड़का दुनिया में कोई और नहीं था। डर्सली परिवार के पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास एक राज भी था, और उन्हें सबसे बड़ा डर इसी बात का था कि कहीं कोई उनके उस राज के बारे में जान ना ले। उन्हें लगता था कि अगर किसी ने यह जान लिया कि वे पॉटर परिवार से जुड़े हैं, तो वे शर्म से कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मिसेस पॉटर मिसेस डर्सली की बहन थी, लेकिन कई सालों से उनका आपस में कोई संबंध नहीं था। असल में मिसेस डर्सली तो यह जताती थी कि उनकी कोई बहन है ही नहीं, और क्यों न जताए। उनकी बहन और उसका नालायक पति डर्सली परिवार से जितना अलग हो सकते थे, उतने अलग थे। डर्सली यह सोचकर ही कांप उठते कि अगर पॉटर परिवार उनकी गली में आ गया तो पड़ोसी क्या कहेंगे। उन्हें यह भी मालूम था कि पॉटर परिवार का एक छोटा बेटा भी है, लेकिन उन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। यही एक और कारण था कि वे पॉटर परिवार को अपने घर आसपास देखना बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्हें कतई मंजूर नहीं था कि उनका डडली ऐसे किसी बच्चे से मिले। मंगलवार की एक नीरस और धुंधली सुबह जब हमारी कहानी शुरू होती है, तो आसमान में घने बादलों से यह कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि पूरे देश में जल्द ही अजीब और रहस्यमय घटनाएं घटने वाली हैं। मिस्टर डर्सली गुनगुनाते हुए काम पर पहनने के लिए अपनी सबसे उबाऊ टाई ढूंढ रहे थे, जबकि मिसेस डर्सली बड़े मजे से गपशप करती हुई डडली को उसकी कुर्सी पर बिठाने के लिए जूझ रही थी। डडली चीख चीख कर विरोध कर रहा था, लेकिन इन सब के बीच खिड़की के बाहर से उड़ता हुआ एक बड़ा भूरे रंग का उल्लू किसी ने नहीं देखा। 8:30 बजे मिस्टर डर्सली ने अपना ब्रीफकेस उठाया, मिसेस डर्सली के गाल पर एक हल्की चुम्मी दी और डडली को गुड बाय किस करने की कोशिश की, लेकिन डडली ने चीखते हुए अपना सीरियल दीवारों पर फेंक दिया। मिस्टर डर्सली ने हंसते हुए कहा, छोटा शैतान, और घर से बाहर निकल आए। वे अपनी कार में बैठे और प्रिवेट ड्राइव के नंबर 4 से पीछे हटाते हुए सड़क पर आ गए। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक बिल्ली नक्शा पढ़ रही थी। पहले तो मिस्टर डर्सली को लगा कि उन्होंने गलत देखा। उन्होंने झटके से गर्दन घुमाई और फिर देखा। वहां प्रिवेट ड्राइव के कोने पर सचमुच एक धारीदार बिल्ली बैठी थी, लेकिन अब वहां कोई नक्शा नहीं था। ये मैं क्या सोच रहा हूं, उन्होंने अपने आप से कहा। शायद रोशनी का धोखा रहा होगा। उन्होंने बिल्ली को घूरा, और बिल्ली भी उन्हें टकटकी लगाए देख रही थी। मिस्टर डर्सली ने कार मोड़ी और आगे बढ़ गए, लेकिन रियर व्यू मिरर से झांकते रहे। अब वह बिल्ली प्रिवेट ड्राइव के बोर्ड को देख रही थी। नहीं,
पढ़ तो नहीं सकती थी, क्योंकि बिल्लियां न नक्शे पढ़ सकती हैं ना बोर्ड। उन्होंने खुद को झटका दिया और इस ख्याल को दिमाग से निकाल फेंका। आज तो बस ड्रिल का बड़ा ऑर्डर मिलेगा, यही सोचते हुए वे आगे बढ़े। लेकिन शहर की सीमा पर पहुंचते ही ड्रिल का ख्याल उनके दिमाग से निकल गया। ट्रैफिक जाम में बैठे बैठे उनकी नजर कई अजीब कपड़े पहने लोगों पर पड़ी। लोग चोगा पहने सड़क पर घूम रहे थे। मिस्टर डर्सली को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगा यह कोई नई बेवकूफी भरी फैशन होगी। उन्होंने स्टीयरिंग पर उंगलियां थपथपाईं और सामने खड़े लोगों के झुंड को देखा। वे लोग आपस में उत्साहित होकर फुसफुसा रहे थे। मिस्टर डर्सली को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ तो युवा भी नहीं थे। एक बूढ़ा आदमी पन्नाहरे रंग का चोगा पहने खड़ा था। यह तो बेशर्मी है, मिस्टर डर्सली ने सोचा। फिर उन्हें लगा शायद ये सब लोग किसी चंदा वगैरह के लिए इकट्ठा हुए होंगे। ट्रैफिक आगे बढ़ा और थोड़ी ही देर में वे ग्रनिंग्स की पार्किंग में पहुंच गए। उनका ध्यान फिर से ड्रिल्स पर लग चुका था। मिस्टर डर्सली की आदत थी कि वे अपने ऑफिस की खिड़की की तरफ पीठ करके बैठते थे। अगर वे बाहर देखते तो शायद उस सुबह ड्रिल्स पर ध्यान लगाना मुश्किल होता, क्योंकि बाहर खुले दिन में उल्लुओं का झुंड उड़ रहा था। लोग हैरान होकर आसमान की ओर देख रहे थे, मुंह खुले रह गए थे। ज्यादातर ने तो उल्लू रात में भी कभी नहीं देखा था और अब वे दिन के उजाले में उड़ रहे थे। लेकिन मिस्टर डर्सली की सुबह बिल्कुल सामान्य और उल्लूरहित रही। उन्होंने 5 लोगों पर गुस्सा निकाला, कई फोन कॉल्स किए और भी चिल्लाए। वे बहुत अच्छे मूड में थे जब तक कि लंच का समय नहीं आ गया। दोपहर में उन्होंने सोचा कि थोड़ी टहल ली जाए और सामने वाली बेकरी से बन खरीद लिया जाए। मिस्टर डर्सली ने बेकरी के पास खड़े चोगा पहने लोगों को देखकर फिर याद किया कि सुबह उन्होंने ऐसे कई लोगों को देखा था। वे गुस्से से उन्हें घूरते हुए गुजरे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन उन लोगों को देखकर उनके भीतर एक अजीब बेचैनी उठ रही थी। ये लोग भी उतनी ही उत्सुकता से आपस में फुसफुसा रहे थे और सबसे अजीब बात ये थी कि उनके हाथ में कहीं कोई चंदा इकट्ठा करने का डिब्बा नहीं था। वो जब लौट रहे थे और हाथ में एक बड़ा डोनट लिए उसी समूह के पास से गुजरे, तभी उनके कानों में कुछ शब्द पड़े। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना, पॉटर, उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्सली के कदम वहीं जम गए। उनके सीने में डर की लहर दौड़ गई। उन्होंने उन लोगों की तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। घबराहट में वे सड़क पार करके तेजी से अपने ऑफिस लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी सेक्रेटरी पर चिल्लाते हुए कहा कि उन्हें कोई परेशान न करे। वे सीधे अपने टेलीफोन की तरफ बढ़े और घर का नंबर मिलाने लगे। लेकिन जैसे ही लगभग डायल पूरा किया, उन्होंने झट से फोन रख दिया। उनका हाथ मूंछों पर गया और वे सोच में पड़ गए, नहीं, मैं बेवकूफी कर रहा हूं। पॉटर कोई अनोखा नाम तो नहीं है। बहुत से लोगों का नाम पॉटर होता है और उनके बेटे का नाम भी हैरी हो सकता है। और वैसे भी मुझे तो पूरा यकीन भी नहीं कि मेरा भांजा सचमुच हैरी ही है। शायद हार्वी या फिर हेरोल्ड। हाँ, हो सकता है, उन्होंने सोचा। मिसेस डर्सली को बताने का कोई फायदा नहीं। बहन का नाम सुनते ही वो परेशान हो जाती है और मैं उन्हें दोष भी नहीं देता अगर मेरी ऐसी बहन होती। लेकिन फिर भी उन चोगा पहने लोगों की याद उनके दिमाग से हट नहीं रही थी। उसके बाद दोपहर में काम पर ध्यान लगाना उनके लिए मुश्किल हो गया। जब शाम 5 बजे ऑफिस से निकले तो वही बेचैनी उनके साथ थी। और जैसे ही इमारत के बाहर निकले, एक छोटे से बूढ़े आदमी से टकरा गए। सॉरी, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर लगभग गिर ही गया था।
कुछ पल बाद ही मिस्टर डर्सली को एहसास हुआ कि वह आदमी बैंगनी रंग का चोगा पहने हुए था। लेकिन गजब यह था कि वह गिरे नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। और एक तीखी, अजीब सी आवाज में, जिसने राह चलते लोगों को भी चौंका दिया, उसने कहा, सॉरी मत कहिए, जनाब। आज तो मुझे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। खुश हो जाइए, क्योंकि वो जिसका नाम आप जानते हैं, आखिरकार चला गया है। यहां तक कि आप जैसे मगल्स को भी आज का दिन मनाना चाहिए। बहुत ही खुशहाल दिन है यह। और यह कहकर उस बूढ़े आदमी ने मिस्टर डर्सली को कसकर गले लगा लिया और आगे बढ़ गया। मिस्टर डर्सली वहीं जड़वत खड़े रह गए। किसी अजनबी ने उन्हें गले लगा लिया था। और सबसे बड़ी बात, उसे ने उन्हें मगल कहा था। चाहे उसका मतलब कुछ भी हो, लेकिन मिस्टर डर्सली बुरी तरह हिल चुके थे। वे जल्दी से कार की तरफ भागे और घर की ओर निकल पड़े। मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि शायद यह सब उन्होंने कल्पना में देखा हो। और यह सोचकर उन्हें और भी डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें कल्पना नाम की चीज कभी पसंद नहीं थी। जब वे नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव पर पहुंचे, तो सबसे पहले उनकी नजर जिस चीज पर पड़ी, उससे उनका मूड और बिगड़ गया। वही धारीदार बिल्ली, जिसे उन्होंने सुबह देखा था, अब उनके बगीचे की दीवार पर बैठी थी। भाग यहां से, मिस्टर डर्सली ने जोर से कहा। लेकिन बिल्ली हिली तक नहीं। उसने बस उन्हें एक सख्त, गहरी नजर से देखा। क्या यह बिल्लियों का सामान्य व्यवहार है? उन्होंने सोचा। खुद को संभालते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने अब तक तय किया हुआ था कि पत्नी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मिसेस डर्सली का दिन बिल्कुल सामान्य बीता था। खाने की मेज पर उन्होंने बड़े आराम से पड़ोस की मिसेस नेक्स्ट डोर और उनकी बेटी की परेशानियों पर चर्चा की। साथ ही गर्व से बताया कि डडली ने एक नया शब्द सीख लिया है, नहीं करूंगा। मिस्टर डर्सली ने सामान्य बनने की पूरी कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया, तो वे ड्राइंग रूम में आ गए। उसी समय टीवी पर शाम की खबरें चल रही थीं। और अब एक अजीब घटना की बात। देश भर में उल्लुओं के व्यवहार में अजीब बदलाव देखा गया है। आमतौर पर उल्लू रात में शिकार करते हैं और दिन में शायद ही दिखाई देते हैं। लेकिन आज सुबह से हर दिशा में उड़ते हुए उल्लुओं को देखा गया है। अब तक सैकड़ों रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं। विशेषज्ञ इस बदलाव को समझाने में असमर्थ हैं, न्यूज रीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच रहस्यमय। और अब मौसम की जानकारी देने के लिए चलते हैं जिम मैकफिन के पास। तो जिम, बताइए, क्या आज रात उल्लुओं की और बारिश होने वाली है? मौसम विशेषज्ञ हंसते हुए बोले, खैर टेड, यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह सिर्फ उल्लू ही नहीं है जो आज अजीब व्यवहार कर रहे हैं। केंट, यॉर्कशायर और डंडी जैसे अलग अलग इलाकों से दर्शकों ने फोन करके बताया कि जहां कल मैंने बारिश का अनुमान लगाया था, वहां आज उल्कावृष्टि हुई है। शायद लोगों ने आतिशबाजी की रात समय से पहले मना ली है, हालांकि वो तो अगले हफ्ते है। लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि आज की रात गीली होगी। मिस्टर डर्सली अपनी आर्मचेयर में जमे रह गए। ब्रिटेन भर में टूटते तारे, दिन के उजाले में उड़ते उल्लू, और हर जगह चोगा पहने रहस्यमयी लोग, और फिर पॉटर परिवार की फुसफुसाहट। इतने में मिसेस डर्सली 2 कप चाय लेकर लिविंग रूम में दाखिल हुई। मिस्टर डर्सली ने सोचा, अब और चुप नहीं रहा जा सकता। गला साफ करते हुए उन्होंने घबराई आवाज में कहा, वो पेटुनिया, सुनो जरा, तुम्हें अपनी बहन से कोई खबर मिली क्या? जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, मिसेस डर्सली के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण उभर आया। आखिरकार दोनों ने हमेशा यही नाटक किया था कि उसकी कोई बहन है ही नहीं। नहीं, उसने तीखे लहजे में जवाब दिया। क्यों पूछ रहे हो? अरे, आज न्यूज में कुछ अजीब था,
मिस्टर डर्सली बुदबुदाए। उल्लू, टूटते तारे और शहर में कई अजीब से लोग। तो मिसेस डर्सली झुंझलाकर बोली, मैंने सोचा शायद ये सब उसकी मंडली से जुड़ा हो। मिसेस डर्सली ने होंठ सिकोड़े और चाय का घूंट लिया। मिस्टर डर्सली सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें यह भी बता देना चाहिए कि उन्होंने पॉटर नाम सुना है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की और बेहद सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोले, उनका बेटा अब तो डडली की उम्र का ही होगा, है ना? हाँ, शायद, मिसेस डर्सली ने ठंडे स्वर में कहा। उसका नाम क्या था? हॉवर्ड, है ना? हैरी, मिसेस डर्सली बोली। एक घटिया आम सा नाम, अगर मुझसे पूछो तो। ओह हाँ, मिस्टर डर्सली का दिल बैठ गया। हाँ, बिल्कुल, मैं भी मानता हूं। इसके बाद दोनों ऊपर बेडरूम की ओर चले गए। वहां इस विषय पर एक शब्द और नहीं कहा गया। जब मिसेस डर्सली बाथरूम में थी, मिस्टर डर्सली धीरे से खिड़की तक गए और झांक कर देखा। वही बिल्ली अब भी दीवार पर बैठी थी। उसकी आंखें प्रिवेट ड्राइव की ओर टिकी थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। क्या यह सब उनकी कल्पना थी? क्या वाकई इस सब का संबंध पॉटर परिवार से हो सकता है? अगर हाँ, और अगर यह बात बाहर आ गई कि उनका रिश्ता उनसे है? नहीं, वह यह सोच भी नहीं सकते थे। आखिर दोनों बिस्तर में जा लेटे। मिसेस डर्सली जल्दी ही गहरी नींद में डूब गई, मगर मिस्टर डर्सली बेचैन रहे। करवटें बदलते हुए सोचते रहे। आखिरी दिलासा देने वाला ख्याल यह था कि भले ही इन सब में पॉटर परिवार शामिल हो, लेकिन इसका उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। पॉटर भली भांति जानते थे कि वो और पेटूनिया उनके बारे में और उनके जैसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए उन्हें यकीन था कि वे किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। जम्हाई लेते हुए वे नींद में डूब गए। कितने गलत थे वो, क्योंकि जहां मिस्टर डर्सली असहज नींद में खो रहे थे, वहीं बाहर दीवार पर बैठी बिल्ली की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थी, उसकी आंखें सड़क के कोने पर जमी थीं। वहां कार का दरवाजा जोर से बंद हुआ, ऊपर से दो उल्लू गुजरे, लेकिन बिल्ली पलक तक नहीं झपकी। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब वह बिल्ली हिली। अचानक जिस कोने पर उसकी नजर टिकी थी, वहां एक आदमी प्रकट हुआ, इतना अचानक और चुपचाप कि मानो वह जमीन से ही निकल आया हो। बिल्ली की पूंछ हल्की सी हिली और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। प्रिवेट ड्राइव ने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा था। वह लंबा था, पतला था और बहुत बूढ़ा लगता था। उसके चांदी जैसे बाल और दाढ़ी इतनी लंबी थी कि बेल्ट में खोंसी जा सकती थी। उसने लंबा चोगा पहन रखा था, एक बैंगनी रंग की चादर जमीन तक झूल रही थी और पैरों में ऊंची हील वाले चमकदार बकल वाले जूते थे। उसकी हल्की सी चमकती नीली आंखों के सामने आधे चांद जैसे चश्मे थे और लंबी टेढ़ी नाक इस तरह दिख रही थी मानो कई बार टूट चुकी हो। इस आदमी का नाम था एल्बस डंबलडोर। एल्बस डंबलडोर को जरा भी परवाह नहीं थी कि वह ऐसी गली में आ पहुंचे हैं जहां उनके नाम से लेकर उनके जूतों तक सब कुछ अवांछित था। वह अपनी चादर के भीतर कुछ खोज रहे थे, मगर यह जरूर लगा कि उन्हें पता है कि कोई उन्हें देख रहा है, क्योंकि उन्होंने अचानक ऊपर देखा। सामने वही बिल्ली अब भी उन्हें घूर रही थी। यह देखकर डंबलडोर हल्के से हंस पड़े और बुदबुदाए, मुझे अंदाजा होना ही चाहिए था। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक अजीब सी चांदी की वस्तु निकाली। वह एक तरह की लाइटर जैसी थी। उन्होंने उसे खोला, हवा में उठाया और क्लिक किया। पास का लैंप पोस्ट पॉप की आवाज के साथ बुझ गया। उन्होंने फिर क्लिक किया, अगली बत्ती बुझ गई। 12 बार उन्होंने यह किया और अब पूरी सड़क अंधेरे में डूब चुकी थी। केवल 2 चमकती बिंदु बचे थे, बिल्ली की आंखें।
अब अगर कोई खिड़की से बाहर देखता, इवन वो चुस्त निगाहों वाली मिसेस डर्सली भी, तो नीचे हो रही हलचल का कुछ भी पता नहीं चलता। डंबलडोर ने वह यंत्र, डिल्यूमिनेटर, वापस जेब में रखा और नंबर 4 की ओर बढ़े। वहां दीवार पर बैठी बिल्ली के पास आकर बैठ गए। उन्होंने उसे सीधे नहीं देखा, लेकिन कुछ पल बाद उससे बात की। अरे वाह, प्रोफेसर मैकगोनागल, आपको यहां देखकर अच्छा लगा। डंबलडोर ने मुस्कुराकर उस धारीदार बिल्ली की ओर देखा। मगर वहां अब बिल्ली नहीं थी। उसकी जगह अब एक सख्त चेहरे वाली औरत खड़ी थी, गोल कोनों वाले चश्मे लगाए, बिल्कुल उसी आकार के जैसे बिल्ली की आंखों के पास धब्बे थे। उसने भी चोगा पहन रखा था, पन्नासी हरी चमक लिए। काले बाल कसकर जूड़े में बंधे थे। चेहरे पर साफ झुंझलाहट झलक रही थी। आपको कैसे पता चला कि वो मैं थी? उसने तिक्त स्वर में पूछा। डंबलडोर मुस्कुराए। मेरी प्रिय प्रोफेसर, मैंने कभी कोई बिल्ली इतनी अकड़कर बैठे नहीं देखी। अगर आप पूरे दिन ईंट की दीवार पर बैठे रहते, तो आपकी अकड़ भी ऐसी ही होती, मैकगोनागल ने तीखेपन से जवाब दिया। पूरा दिन? जब आप जश्न मना सकती थीं? यहां आते हुए मैंने दर्जनों दावतें और पार्टियां देखी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने गुस्से में नाक फड़काई। हाँ, हाँ, सब जश्न मना रहे हैं, उन्होंने अधीरता से कहा। पर जरा भी एहतियात नहीं। यहां तक कि मगलू भी कुछ गड़बड़ भाप रहे हैं। मैंने उनकी खबरों में सुना, उल्लुओं के झुंड, टूटते तारे। वे पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं। कुछ न कुछ तो समझ ही जाते। टूटते तारे केंट में? मैं शर्त लगाती हूं वो डेडलस डिगल रहा होगा। उसमें कभी समझदारी नहीं रही। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, डंबलडोर ने नरमी से कहा। 11 साल बाद हमें जश्न का मौका मिला है। मुझे पता है, मैकगोनागल बोली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब दिमाग खो बैठे। दिन दहाड़े सड़कों पर बिना मगलू कपड़ों के अफवाहें उड़ाते फिर रहे हैं लोग। उन्होंने डंबलडोर की ओर एक तेज नजर डाली, मानो उम्मीद हो कि वो कुछ बताएंगे। लेकिन जब उन्होंने चुप्पी साधी, तो वह बोली, सोचिए जरा, उसी दिन जब आप जानते हैं कौन गायब हो गया, मगलू सब सच जान जाए तो क्या वो सचमुच चला गया है, डंबलडोर? ऐसा ही लगता है, डंबलडोर ने कहा। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। एक नींबू की टॉफी लोगी? क्या? नींबू की टॉफी? मगलू मिठाई है, मुझे बड़ी पसंद है। नहीं, धन्यवाद, मैकगोनागल ने ठंडे स्वर में कहा, मानो यह बिल्कुल भी मिठाई खाने का वक्त न हो। जैसा मैंने कहा, भले ही वह चला गया हो। मेरी प्रिय प्रोफेसर, आप जैसी समझदार औरत, उसके नाम से डरने की क्या जरूरत है? आप जानते हैं कौन, जैसी बकवास क्यों? 11 साल से मैं सबको कह रहा हूं, उसे उसके असली नाम से बुलाओ, वोल्डेमॉर्ट। मैकगोनागल झटके से सिहर गई, मगर डंबलडोर ने मानो ध्यान ही न दिया। हर बार ये आप जानते हैं कौन कहकर मामला और उलझता है। मैंने कभी उसके नाम से डरने की वजह नहीं देखी। मुझे पता है, मैकगोनागल बोली, आवाज में झुंझलाहट और प्रशंसा दोनों थी। लेकिन आप अलग हैं। सब जानते हैं, वही एक शख्स था जिससे वो, ठीक है, वोल्डेमॉर्ट, खौफ खाता था। आप मेरी तारीफ कर रही हैं, डंबलडोर शांति से बोले। वोल्डेमॉर्ट के पास ऐसी शक्तियां थी जो मुझमें कभी नहीं होंगी, बस इसलिए कि आप बहुत खैर नेक हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए। डंबलडोर हल्का सा हंसे। अच्छा है कि अंधेरा है। इतने सालों बाद मेरे गाल इतने लाल हो रहे हैं। पिछली बार तो तब हुए थे जब मैडम पॉम्फ्री ने कहा था कि उन्हें मेरे नए कांडक पसंद आए। मैकगोनागल ने उन्हें तीखी नजर से देखा। उल्लुओं की बात छोड़िए, अफवाहें उससे भी तेज उड़ रही हैं। आप जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं? वो क्यों गायब हुआ?
क्या चीज उसे रोकी? यह वो पल था जिसके लिए मैकगोनागल पूरे दिन इंतजार कर रही थी। कभी बिल्ली बनकर, कभी औरत बनकर, उन्होंने इतनी पैनी नजर कभी नहीं डाली थी। साफ था, जब तक डंबलडोर खुद न कहते, वो किसी अफवाह पर विश्वास नहीं करेंगी। मगर डंबलडोर आराम से एक और नींबू की टॉफी निकाल रहे थे। लोग कह रहे हैं, वह आगे बढ़ी, कल रात वोल्डेमॉर्ट गॉड्रिकस हॉलो पहुंचा, पॉटर परिवार के पास। अफवाह है कि लिली और जेम्स पॉटर वो मर चुके हैं। डंबलडोर ने सिर झुका लिया। मैकगोनागल ने हाफते हुए कहा, लिली और जेम्स? मैं यकीन नहीं कर पा रही। नहीं करना चाहती थी। ओह एल्बस। डंबलडोर ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। मुझे पता है। मुझे पता है। मैकगोनागल की आवाज कांप उठी, और यही सब नहीं। लोग कह रहे हैं कि उसने पॉटर के बेटे हैरी को मारने की कोशिश की, मगर वो नहीं कर पाया। वो उस छोटे से बच्चे को नहीं मार पाया। कोई नहीं जानता क्यों, कैसे, लेकिन कहते हैं उसी पल उसकी शक्ति टूट गई, और इसीलिए वो गायब हो गया। डंबलडोर ने उदासी से सिर हिलाया। ये सच है, मैकगोनागल बुदबुदाई। इतना सब करने के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद, वो एक छोटे से बच्चे को नहीं मार पाया? अविश्वसनीय है। पर आखिर हैरी कैसे बच गया? हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं, डंबलडोर बोले। शायद कभी ना जान पाए। मैकगोनागल ने रूमाल निकाला और अपने चश्मे के नीचे आंखें पोंछी। डंबलडोर ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक अजीब सा सुनहरा घड़ी निकाला। उसमें 12 कांटे थे, लेकिन कोई नंबर नहीं, बस छोटे छोटे ग्रह किनारे पर घूम रहे थे। डंबलडोर ने उसे गौर से देखा, फिर वापस जेब में रख लिया। हैग्रिड देर कर रहा है। वैसे, क्या उसी ने तुम्हें बताया कि मैं यहां मिलने वाला हूं? हाँ, मैकगोनागल ने कहा। और शायद आप मुझे यह नहीं बताने वाले कि आप यहां किस लिए हैं? मैं हैरी को उसकी मौसी और मामा के पास लाने आया हूं। अब वही उसका एकमात्र परिवार है। आप ये तो नहीं कह रहे कि उसे यहां इन लोगों के बीच छोड़ना है? प्रोफेसर मैकगोनागल लगभग चीख पड़ी। वो उछलकर खड़ी हुई और नंबर 4 की ओर उंगली उठा दी। डंबलडोर, ये नहीं हो सकता। मैं इन लोगों को पूरे दिन देखती रही हूं। इनसे ज्यादा आसमान लोग आप ढूंढ भी नहीं सकते। और फिर उनका बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा, कैसे अपनी मां को गली भर लाते मारता, चिल्लाता, बस मिठाई की जिद में। हैरी पॉटर यहां रहेगा? डंबलडोर की आवाज पक्की और दृढ़ थी, यही जगह उसके लिए सबसे सही है। उसकी मौसी और मामा उसे सब समझा पाएंगे जब वो बड़ा होगा। मैंने उनके लिए एक खत लिखा है। एक खत? मैकगोनागल लगभग ढह गईं और फिर से दीवार पर बैठ गईं। सचमुच, डंबलडोर? आप सोचते हैं इतना सब कुछ एक खत में समझाया जा सकता है? ये लोग उसे कभी नहीं समझेंगे। वो मशहूर होगा, एक किंवदंती बनेगा। मुझे हैरत नहीं होगी अगर भविष्य में आज का दिन हैरी पॉटर डे कहलाए। किताबें लिखी जाएंगी उसके बारे में। हमारे संसार का हर बच्चा उसका नाम जानेगा। ठीक इसी वजह से, डंबलडोर ने आधे चांद जैसे चश्मों के ऊपर से गंभीर नजर डालते हुए कहा, उसे यहां रहना चाहिए। इतना नाम, इतनी शोहरत, चलना और बोलना सीखने से पहले ही। और किसी बात के लिए जिसे वो कभी याद भी नहीं रखेगा। ये सब उसके सिर चढ़ जाता। यहां, इस साधारण दुनिया में, वो तैयार होगा, सही वक्त तक। मैकगोनागल ने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, फिर रुक गईं। गला भरा हुआ था। हाँ, हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन लड़का यहां पहुंचेगा कैसे?
हैग्रिड उसे ला रहा है। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। आप हैग्रिड पर इतना बड़ा भरोसा कर रहे हैं? मैं अपनी जान हैग्रिड को सौंप सकता हूं, डंबलडोर ने शांत स्वर में कहा। उसका दिल सही जगह है, मानती हूं, मैकोनागल ने बेमन से कहा, लेकिन वो लापरवाह है। और वो क्या था? धीमी गड़गड़ाहट ने रात की खामोशी तोड़ दी। वो और तेज होती गई, मानो जमीन हिल रही हो। दोनों ने आसमान की ओर देखा और तभी एक विशाल मोटरसाइकिल हवा से नीचे उतरती हुई सीधे उनके सामने आ गिरी। पर मोटरसाइकिल से भी बड़ा था वो आदमी जो उस पर सवार था। एक आम इंसान से लगभग दुगना ऊंचा और 5 गुना चौड़ा। बेतरतीब झाड़ी जैसे काले बाल और घनी दाढ़ी ने उसका आधा चेहरा ढक रखा था। उसके हाथ इतने विशाल जैसे कूड़ेदान के ढक्कन और पैरों पर चमड़े के जूते मानो छोटे डॉल्फिन। अपनी मजबूत बाहों में उसने कपड़ों का एक छोटा सा पुलिंदा कसकर पकड़ रखा था। हैग्रिड, डंबलडोर ने राहत भरी सांस ली। आखिरकार। और ये मोटरसाइकिल कहां से आई? उधार ली है, प्रोफेसर, सिरियस ब्लैक ने दी, हैग्रिड ने धीरे से कहा, मोटरसाइकिल से उतरते हुए। मैं उसे ले आया हूं, सर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, सर। घर लगभग तबाह हो चुका था, लेकिन मैंने उसे सही सलामत निकाल लिया, मगलू भीड़ आने से पहले। रास्ते में ब्रिस्टल के ऊपर ही सो गया। डंबलडोर और मैकोनागल दोनों उस पुलिंदे के ऊपर झुक गए। अंदर कंबल में लिपटा एक नन्हा बच्चा गहरी नींद में था। उसके माथे पर घने काले बालों के नीचे बिजली की चमक जैसा एक निशान साफ दिख रहा था। क्या यही? मैकोनागल ने फुसफुसाकर पूछा। हां, डंबलडोर ने धीरे से कहा। यह निशान हमेशा रहेगा। आप इसे मिटा नहीं सकते? भले ही कर पाता तो भी न करता। निशान कभी कभी काम आते हैं। मेरे अपने घुटने पर एक है, बिल्कुल लंदन अंडरग्राउंड का नक्शा। उन्होंने गहरी सांस ली। खैर, हैग्रिड, बच्चे को मुझे दो। हमें यह काम पूरा करना होगा। हैग्रिड ने कांपते हाथों से हैरी को थमा दिया। डंबलडोर ने उसे गोद में उठाया और नंबर 4 के दरवाजे की ओर बढ़े। क्या मैं उससे विदा ले सकता हूं, सर? हैग्रिड बुदबुदाया। उसने झुककर हैरी को एक बड़ा खुरदुरा सा चुंबन दिया। और फिर अचानक वो भेड़िए जैसी आवाज में फट पड़ा, मानो भीतर से टूटा हो। चुप रहो, मैकोनागल ने फुसफुसाकर कहा। मगलू जाग जाएंगे। सॉरी, हैग्रिड हिचकियों में बोला, अपना विशाल रुमाल निकालकर चेहरा छुपाते हुए। बस सहा नहीं जा रहा। लिली जेम्स चले गए। और छोटा सा हैरी मगलुओं के बीच। हाँ, सब दुखद है, मैकोनागल ने फटकारा, लेकिन खुद पर काबू रखो, वरना हम पकड़े जाएंगे। डंबलडोर आगे बढ़े, बगीचे की नीची दीवार लांघकर घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने हैरी को सावधानी से चौखट पर लिटाया, अपनी जेब से खत निकाला, कंबल के भीतर सरका दिया और चुपचाप लौट आए। तीनों वहीं खड़े रहे। 1 मिनट लंबा खिंच गया। हैग्रिड के कंधे हिलते रहे, मैकोनागल बार बार पलकें झपकाती रहीं और डंबलडोर की आंखों से वह परिचित चमक जैसे बुझ सी गई थी। तो यही है, आखिर डंबलडोर ने कहा। अब हमारा यहां कोई काम नहीं। चले जश्न में शामिल हों। हां, हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। मैं सिरियस को उसकी मोटरसाइकिल लौटाता हूं। गुड नाइट, प्रोफेसर। वो मोटरसाइकिल पर चढ़ा, आंखें पोंछी और गड़गड़ाहट के साथ रात में उड़ चला। जल्द ही मुलाकात होगी, प्रोफेसर, डंबलडोर ने मैकोनागल से कहा। उन्होंने सिर्फ रुमाल से नाक साफ करके सिर हिलाया। फिर डंबलडोर सड़क पर चलते चलते कोने तक पहुंचे। जेब से अपना चांदी का उपकरण निकाला, क्लिक किया और 12 रोशनी फिर से स्ट्रीट लैंप्स में लौट आईं।
प्रिवेट ड्राइव अचानक सुनहरी चमक में नहा उठा। दूर सड़क के दूसरे छोर पर एक धारीदार बिल्ली चुपचाप गायब होती नजर आई। डंबलडोर ने आखिरी बार दरवाजे पर रखे उस छोटे से पुलिंदे की ओर देखा। गुड लक, हैरी, उन्होंने बुदबुदाया। एक झोंका उठा, हेज की झाड़ियों को हिला गया। सब कुछ फिर से शांत हो गया। प्रिवेट ड्राइव उतनी ही साधारण, उतनी ही चुप, मानो यहां कभी कुछ असाधारण हुआ ही न हो। कंबल में लिपटा हैरी चैन की नींद सो रहा था। उसकी नन्ही उंगली ने खत को कसकर पकड़ लिया था। उसे नहीं पता था कि वो खास है, उसे नहीं पता था कि वो मशहूर है, और उसे ये भी नहीं पता था कि सुबह उसकी मौसी चीखते हुए दूध की बोतलें उठाएगी और वो हफ्तों अपने चचेरे भाई की तंग करने वाली आदतें झेलेगा। वो कैसे जान सकता था कि इस वक्त दूर दूर तक गुपचुप बैठकों में जाम उठाए जा रहे हैं और सब एक ही नाम फुसफुसा रहे हैं, हैरी पॉटर, वो लड़का जो जिंदा बच गया। दोस्तों, तो ये था हैरी पॉटर की जादुई दुनिया का पहला कदम, वो शुरुआत जहां एक बच्चे की किस्मत बदलने वाली है। इस कहानी में अभी बहुत सारे रहस्य, रोमांच और जादू बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम हैरी पॉटर की जिंदगी के और भी अनसुने और रोमांचक पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जादुई दुनिया में यकीन बनाए रखिए।